अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उससे पहले हमने जो डिटेल में डिस्कस किया था वो जो है रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ लाइट और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो आता है लाइट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इन अदर वर्ड्स इट इज अ लाइट रिएक्शन। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कहा कि डार्क रिएक्शन। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये रात में होगा या डार्क में होगा, बट दोनों होते क्या है, दोनों होते दिन में ही हैं। क्योंकि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो यूज होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। जस्ट टू डिफरेंशिएट वी कॉल इट अ डार्क रिएक्शन। अगर दिन में इसका ये प्रोडक्ट बनाएगा लाइट रिएक्शन, तो इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो लाइट इंडिपेंडेंट के क्या होंगे, वो रिएक्टेंट्स होंगे। सो लाइट रिएक्शन जो है ये इसमें जो है वो हम क्या कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट यूज ऑफ सनलाइट होता है एज अ एनर्जी सोर्स। जबकि इसमें जो है डायरेक्ट लाइट जो है वो यूज नहीं होती, बल्कि यहाँ से लिए गए जो प्रोडक्ट होता है उसको एज अ रिएक्टेंट यूज किया जाता है। लाइट रिएक्शन वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जो है होता है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन है दैट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है जिसमें लाइट रिएक्शन हो रहा है। जिसमें लाइट रिएक्शन में जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो इन्वॉल्व होती है। जबकि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें कार्बन फिक्सेशन जो है वो होती है, और कार्बन फिक्सेशन जो है वो इनटू शुगर्स होती है। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं इन लाइट रिएक्शन, जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअसली जिग जैग मूवमेंट करते हैं, और जिग जैग मूवमेंट करते हुए इनमें फ्लो करते रहते हैं। तो जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज करके उसको रिड्यूस किया जाता है इनटू शुगर्स। जी स्कीम देखें तो जी स्कीम इसको क्यों कह रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो है उनकी मूवमेंट जो होती है, जो उनका फ्लो होता है दैट इज इन अ जिगजैग मैनर। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ जी स्कीम। और इसमें हमने जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द केल्विन, अ साइंटिस्ट। इसको हम C3 कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। तो वो तो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है जो कि स्टेबल होता है। इस वजह से हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ के जो इसके प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के, वो एज अ रिएक्टेंट जो है वो यूज होंगे इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, यहाँ पे NADPH, और उसके साथ जो है वो क्या बनेगा, ATP बनेगी। और ये ATP जो है ये सारे कहाँ पे यूज होंगे, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट जो है वो यूज होंगे। क्लियर। नाउ मूव नेक्स्ट। ओके, अब इसमें देखते हैं, बड़े एहतियात से मैं चल रहा हूँ ताकि आपको इजीली ये समझ आए। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है कि कंपेयर द लाइट एंड लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। या कभी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो यू नीड टू नो कि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जब हम देखते हैं तो लाइट रिएक्शन में हमने कभी भी कहा था कि इसको जी स्कीम कहते हैं। इसमें जो है दो फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होंगे। एक फोटो सिस्टम 2 होगा जो फर्स्ट वर्क करेगा, फिर जो है फोटो सिस्टम 1 होगा जो कि बाद में वर्क करेगा। इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लोज होंगे फ्रॉम PS2 टू PS1,
और उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती रहेगी। ये जिगजैग मैनर में चलेंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट जी स्कीम, या इसको हम नॉन साइक्लिक जो है वो फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक होगी और क्या होगी, फोटो लाइट को यूज करते हुए फोटो फास्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा और उससे क्या बनेगी, फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। इसमें क्या होगा, एटीपी की जो है वो जनरेशन होगी और वो क्या होगी, वो इस मैनर में होगी कि वहां पे वो कंटिन्यूअसली जो है वो फ्लो होता रहेगा, उसमें कोई साइक्लिक मैकेनिज्म नहीं आएगा, एक प्रोसेस से वो गुजरता रहेगा। नॉन साइक्लिक इसी वजह से हम इसको कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जब लाइट पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम होता है उसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ती है। जो ही लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर थाइलाकोइड, ये इस तरह से मुख्तलिफ पिगमेंट से गुजरते हुए रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर से जो है ये किस में चले जाते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में फ्लो कर जाते हैं। तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाता है, यहाँ पे दो होल्स रह जाते हैं। तो इन होल्स को फिल कैसे करते हैं, क्योंकि जो ही लाइट पड़ती है तो लाइट यहाँ पे होल तो कर देती है, बट वी नो कि यहाँ पे पानी भी मौजूद होता है, और पानी के साथ क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था रोल ऑफ वाटर में कि पानी का जो है वो फोटोलाइसिस होता है। रोल ऑफ लाइट में भी हमने ये चीज पढ़ी। और जब ये फोटोलाइसिस होगा तो इसमें से दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और जो है वो पार्शियल ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, वो यहाँ से रिलीज होगा। पार्शियल ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएगा, दो प्रोटॉन जो कि जो है वो ग्रेडियंट बनाएंगे थैलेकोइड मेम्ब्रेन में। थैलेकोइड मेम्ब्रेन से जो है वो इनका ग्रेडियंट बनेगा। और नाउ अब देखें तो ये जो प्रोटॉन है, इनको प्रोटॉन को पंप आउट कर दिया जाता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में। एंड देन यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आके इन होल्स को फिल करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते जा रहे थे, जिग जैग इनकी मूवमेंट होती गई, रिएक्शन सेंटर में आए, और रिएक्शन सेंटर में आते ही यहाँ पे ये किस में चले गए, ये चले गए थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, जहां पे इनको किसने एक्सेप्ट किया, इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। ये क्लियर। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, लेट्स सपोज दिस होल सरफेस इज अ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो करते हुए इनको सबसे पहले फियोफाइटिन एक प्रोटीन है जो इसको एक्सेप्ट करेगी, इनको एक्सेप्ट करके आगे स्पेशल प्रोटीन क्विनोन ए रिसीव करेगा, और उससे जो है ये क्विनोन बी इनको रिसीव करेगा, और क्विनोन बी से ये जो है प्लास्टोक्विनोन जो है वो के पास जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ये क्या जाएंगे, ये साइटोक्रोम बी एंड एफ के पास आएंगे। व्हेन दे ट्रेवल फ्रॉम बी टू एफ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक बड़ी सी प्रोटीन जिसमें एक बी है और एक एफ है, तो जब ये बी से एफ की तरफ जा रहे होंगे तो इस दौरान इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो ऐड करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ से एटीपी जो है ये इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एनर्जी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो ये एनर्जी ये प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन जो कि कॉपर प्रोटीन है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगी, और एक्सेप्ट करके इसको किसमें, PS1 के पास भेज देगी। अब यहाँ पे PS1 के पास जो ही आते हैं तो यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ के यहाँ पे टू होल्स होते हैं, और होल्स से जो है वो इलेक्ट्रॉन जिगजैग फिर मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करते हुए वो ऊपर निकल जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे चूंकि इन इलेक्ट्रॉन पे ये पड़ी, ये जिगजैग मूवमेंट करते हुए ऊपर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको फिर से जो है वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में एक और जो है वो क्या होगा, यहाँ यहाँ से ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन आके क्या करेंगे, इनको फिल आउट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इनकी एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी थी, अब इनको किसने फिल कर दिया, इनको फिल कर दिया है यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन ने, जिनकी एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया गया था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को देखें, इन इलेक्ट्रॉन को जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करके इनको फेरोडॉक्सिन प्रोटीन के पास भेजेगी। फेरोडॉक्सिन प्रोटीन जो है वो इनको इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे एनएडी जो है वो एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NAD is an electron acceptor, final electron acceptor in light dependent reaction, in Z scheme, in non-cyclic
फोटोफास्फोराइलेशन। ये इसको एक्सेप्ट करेगा, साथ में 2 प्रोटॉन्स को मिलाएगा और मिला के खुद को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस होके ये NADH2 बनाएगा। नाउ सी हमने कहा था कि इसमें जो है वो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? हमने कहा था कि ATP और जो है वो NADH। तो ये जो वो मॉलिक्यूल है जो कि आगे जाके एज़ अ रिएक्टेंट वर्क करेंगे इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्लियर? ये तो थी बात किसकी? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। नॉन साइक्लिक लेकिन यहाँ पे एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होती है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है कि जब कभी भी PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास आते हैं और PS1 से ये जो है इनको जो है वो एक यहाँ पे जो है अगर इन केस ये वाले केसेस हों, जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा जो है वो ऊपर आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जा रहे होते हैं उससे पहले अगर ये कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद ना हो यानी कि फियोफाइटिन मौजूद ना हो या लो ईटीपी प्रोडक्शन हो, जो कि यहाँ पे हमने कहा था कि साइटोक्रोम के ऊपर जो है वो लो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होगा या स्लो रेट हो C3 साइकिल का, सी आगे इससे अगला जो साइकिल है उसमें स्लो चल रहा हो साइकिल, या फिर जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ NAD2H2 इंटू NADP ना हो जाए, यानी कि ये जो NADH है जो कि C3 साइकिल में ऑक्सीडाइज होके NADP में कन्वर्ट होता है, अगर ये वहाँ पे पॉसिबल ना हो रही हो या फिर जो है वो बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन का लोड हो सेल पे, प्लांट में, तो फिर जो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम बन रहे हो। देन इन सारी कंडीशन में से किसी 1, 2 या इस सब की मिल गई या 3 या जितनी भी इन सारी कंडीशन की वजह से क्या होगा यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के बजाय सॉरी आयरन सल्फर प्रोटीन के बजाय ये कहाँ पे जाएंगे? ये दोबारा आते हैं फेरोडॉक्सिन प्रोटीन इनको रिसीव करती है और रिसीव करके इनको क्या करती है? इनको दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज देती है ताकि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है अभी तक एनर्जाइज्ड हैं, इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके मजीद से मजीद तर एटीपी बनाई जा सके और तब तक ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती रहती है जब तक ये सारी कंडीशन जो है वो वापस ठीक नहीं हो जाती और इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंप्लीटली जो है वो यूटिलाइज ना हो जाए, तब तक जो है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती रहती है कि साइटोक्रोम बी के पास वापस आते हैं, एटीपी बनाते हैं और एटीपी बना के ये दोबारा इसी तरह ये मैकेनिज्म चलता रहता है। सो इट इज ए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आपके पास अगर कभी आ गया कि आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दरमियान में फ़र्क लिखना है, तो होप्स हो कि इस लेक्चर को आप गौर से सुनेंगे और सुनकर आप ये रिएक्शन जो है वो ईज़िली लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन, कैलरी साइकिल। तो इसको समझने के लिए बायो स्कोर के साथ जुड़े रहें और अपने स्कोर को सिक्योर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।